हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग फ्रेंड्स जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वांट्स क्या है, ह्यूमन वांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, नेसेसरीज, कंफर्ट्स, लग्जरीज। फिर हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको हम लोग कार्डिनल अप्रोच के तौर पे पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच मतलब इनडिफरेंस कर्व पढ़ने वाले हैं। और फाइनली हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम हम लोग किस तरीके से अटेन करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में किस तरीके से वन कमोडिटी और टू कमोडिटी में इक्विलिब्रियम पाएंगे हम लोग, और इनडिफरेंस कर्व और बजट लाइन की मदद से किस तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, अटेन करते हैं। सो ये अलग अलग टॉपिक्स है जो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे ह्यूमन वांट से। जब हम लोग ह्यूमन वांट्स की बात करते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में ह्यूमन वांट्स क्या है, डिजायर, विश, मोटिव, इन सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन वांट्स बोलते हैं। बहुत फेमिलियर है हम लोग इस टर्म्स के साथ। और जब हम लोग ह्यूमन वांट्स की बात करते हैं तो उसके एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक एक फीचर्स देखते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट बोला है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इन नंबर। हमारी जो ह्यूमन वांट्स है वो कैसी है, अनलिमिटेड है। मतलब कभी भी हम लोग ऐसा सोचे कि हमारी वांट सारी वांट सेटिस्फाई हो चुकी है तो वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मेरी एक वांट सेटिस्फाई होती है तो अब होता है कि अब यार ये चीज चाहिए, दूसरी वांट सेटिस्फाई हो रही है तो अब हो रहा है कि तीसरी वांट अब अराइज हो रही है। मतलब हमारी वांट्स अनलिमिटेड इन नंबर है। नेक्स्ट इज द वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी। जो हमारी वांट्स होती है, कुछ वांट्स ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा अर्जेंट होती है, कुछ वांट्स ऐसी होती है जो थोड़ी सी कम अर्जेंट होती है। सो हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी वांट्स को अर्जेंट काउंट करते हैं और कौन सी वांट्स को हम लोग अर्जेंट कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट, ईच वांट इज सेटेबल, दैट इज अगर हम लोग वांट की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली जो वांट्स होती है वो ऐसी होती है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। वांट्स आर केपेबल ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड। नेक्स्ट, वांट्स आर कॉम्पिटिटिव, दे compete विथ ईच अदर। जब हम लोग वांट्स की बात करते हैं तो वांट्स एक दूसरे के साथ compete करती है, यानी अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। अब मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं कौन सी वांट को पहले सेटिस्फाई करता हूं और कौन सी वांट को मैं बाद में सेटिस्फाई करता हूं। ऑब्वियस बात है, जो मोस्ट अर्जेंट वांट होगी उसे मैं पहले सेटिस्फाई करूंगा और जो लेस अर्जेंट वांट है उसे मैं बाद में सेटिस्फाई करूंगा। नेक्स्ट, वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कुछ वांट्स ऐसी होती है जो कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल। अगर कार चाहिए तो ऑब्वियस बात है पेट्रोल भी चाहिए ही। ये दोनों वांट ऐसी है जो साथ में ही रहने वाली, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। नेक्स्ट वन, वांट्स आर अल्टरनेटिव। जो हमारी वांट्स है वो ऑल्टरनेटिव है, मतलब मैं अपनी वांट्स को ऑल्टरनेटिव तरीके से क्या कर सकता हूं, सेटिस्फाई कर सकता हूं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को भूख लगी है तो वो अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग चीजों को कंज्यूम कर सकता है। से फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और राइस, व्हीट, ऐसी किसी भी चीज को कंज्यूम करके बेसिकली हम लोग हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो वांट्स आर ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव तरीके से हम लोग हमारी वांट्स को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, वांट्स आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव। वांट्स वेरी विथ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। जब हम लोग वांट्स की बात करते हैं तो वो सब्जेक्टिव चीज है, हर इंसान के लिए वांट अलग चीज है। वांट टाइम के साथ चेंज होती जाती है, प्लेस के साथ हमारी वांट्स चेंज होती है, पर्सन के साथ वांट्स क्या होते जाती है, चेंज होते जाती है। हर इंसान की वांट कुछ ना कुछ अलग है। वांट्स रीअकर अगेन। जितनी भी वांट्स है वो रीअकरिंग इन नेचर भी हो सकती है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल फूड, सिंपल एग्जांपल है, आज मैंने फूड कंज्यूम किया तो क्या नेक्स्ट टाइम मैं बाद में कभी फूड कंज्यूम ही नहीं करूंगा, नहीं। दूसरे ही दिन वापस से वो वांट क्या हो गई, रीअकर हो गई, उस चीज को वापस से मैं कंज्यूम करने वाला हूं। नेक्स्ट, वांट्स बिकम हैबिट्स एंड कस्टम्स। कुछ वांट्स ऐसी होती है जो हैबिट बन जाती है, जो कस्टम्स हो जाते हैं। वांट्स आर अफेक्टेड बाय द इनकम, टेस्ट, फैशन, एडवर्टाइजमेंट एंड सोशल कस्टम्स। जो हमारी वांट्स है उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है इनकम, टेस्ट, फैशन, एडवर्टाइजमेंट, इन सब चीजों की वजह से। एडवर्टाइजमेंट की वजह से मेरी वांट्स चेंज होती है, इनकम लेवल के हिसाब से मेरी वांट्स चेंज होती है, टेस्ट है, फैशन है, इन सब चीजों की वजह से इफेक्ट आता है। एंड लास्ट, वांट अराइजेस फ्रॉम मल्टीपल कॉजेस। वांट्स जो अराइज होती है उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग कॉजेस हो सकते हैं। नेचुरल इंस्टिंक्ट हो सकते हैं, सोशल ऑब्लिगेशन हो सकता है, इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस। ऐसा कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमारी वांट क्या हो रही है, अराइज हो रही है। सो बेसिकली ये हमने जो टॉपिक किया है ये
फीचर्स है, नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स, कॉमन पॉइंट्स है, हम सभी को पता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। हम लोग वांट्स को क्लासिफाई करते हैं, और जब हम लोग वांट्स को क्लासिफाई करते हैं तो तीन अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट वन इज नेसेसरीज, सेकंड वन इज कंफर्ट एंड थर्ड वन इज लग्जरीज। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स में याद रखेंगे तीन पॉइंट है, नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। सबसे पहले हम लोग नेसेसरीज को कंसिडर कर रहे हैं। जब हम नेसेसरीज की बात करते हैं तो ये ऐसी चीजें विच आर एसेंशियल फॉर लिविंग, हमारी लिविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, नेसेसरीज। बट जब मैं नेसेसरी की बात करता हूं तो नेसेसरी को भी हम लोग तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज नेसेसरीज फॉर लाइफ, सेकेंड वन इज नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी एंड थर्ड वन इज द कन्वेंशनल नेसेसरीज। जब मैं नेसेसरीज ऑफ लाइफ की बात करता हूं तो ये ऐसी चीज है जो हमारी लिविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल एग्जांपल, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहते हैं। सेकेंड वन इज नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए या एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए है, जैसे कि लॉन्गेटिविटी है, एनर्जी एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्क, नरिशिंग फूड, एडिक्वेट क्लोथिंग, क्लीन वाटर, कंफर्टेबल ड्वेलिंग, एजुकेशन। इन सब चीजों से बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हमारी एफिशिएंसी या तो मेंटेन हो रही है या तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड लास्ट वन इज कन्वेंशनल नेसेसरीज, ये ऐसी चीजें हैं जो शायद अब मेरे लिए हैबिट्स बन चुकी है। बहुत लोगों को तो इवन चाय की भी हैबिट होती है, टी, कंज्यूमिंग टी, हर थोड़ी देर में उन्हें टी कंज्यूम करनी है। ये क्या है, हैबिट बन चुकी है अब उनके लिए। सो प्रेशर ऑफ हैबिट की वजह से भी जो चीज होती है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल नेसेसरी। सो नेसेसरी में ध्यान रखेंगे तीन पार्ट है, नेसेसरीज फॉर लाइफ, नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी एंड कन्वेंशनल नेसेसरीज। नेक्स्ट वन इज कंफर्ट्स, ये सेकंड पार्ट है हमारा। फर्स्ट पार्ट हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ वांट में, वो है नेसेसरी। सेकंड हम लोग जो देख रहे हैं कंफर्ट्स, कंफर्ट्स मतलब ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ क्या हो रही है, कंफर्टेबल हो रही है। ये चीजें इतनी अर्जेंट नहीं है। जब मैं नेसेसरीज की बात करता हूं तो नेसेसरीज बहुत अर्जेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो, लेकिन ये चीजें इतनी अर्जेंट नहीं है हमारे लिए। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं होलसम फूड, गुड हाउस, क्लोथ्स दैट सूट डिफरेंट ओकेशन। हम लोग ओकेशन के हिसाब से अलग अलग क्लोथ्स बेसिकली हम लोग खरीदते हैं, तो ये सब चीजें क्या है, कंफर्ट है। नेक्स्ट वन लग्जरीज, जब हम लोग लग्जरीज की बात करते हैं तो ये सुपर फ्लॉलेस है और ये एक्सपेंसिव चीजें हैं। लिविंग के लिए ये चीजें बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, बट फिर भी हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे एक्सपेंसिव क्लोथ्स, एक्सक्लूसिव मोटर कार्स, क्लासी फर्नीचर। क्या ये सब चीजें जरूरी है हमारे लिए, नहीं, बट फिर भी हम उस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं। ये क्या है, लग्जरियस चीजें हैं। सो जब हम लोग ह्यूमन वांट्स को क्लासिफाई करते हैं तो तीन चीजें याद रखेंगे। फर्स्ट वन इज नेसेसरीज, सेकंड वन इज कंफर्ट एंड थर्ड वन इज लग्जरीज। पहले यहां तक क्लियर होना चाहिए सभी को। अभी हमारा जो टॉपिक हुआ है वो ह्यूमन वांट्स का टॉपिक हुआ है। ये बहुत बेसिक पार्ट है चैप्टर का, ह्यूमन वांट्स। अब ह्यूमन वांट्स के बाद नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पे शिफ्ट हो रहे हैं वो है यूटिलिटी। यहां से हम लोगों को और ज्यादा फोकस करना है और ज्यादा ध्यान देना है। अगर मैं यूटिलिटी की बात करता हूं तो सिंपल लैंग्वेज में यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, सेटिस्फेक्शन। कि किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मिलने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, कि उस कमोडिटी को कंज्यूम करने से मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। और द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। एंड एक चीज हमेशा याद रखना है कि यूटिलिटी किस पे डिपेंड करती है, तो इंटेंसिटी पे, डिजायर पे। ग्रेटर द इंटेंसिटी और द डिजायर, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी फ्रॉम द कमोडिटी। किसी चीज के लिए अगर इंटेंसिटी ज्यादा है, डिजायर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उस चीज से मुझे सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा मिलेगा। किसी चीज के लिए इंटेंसिटी बहुत कम है, डिजायर अगर बहुत कम है, तो फिर सेटिस्फेक्शन भी उतना ही कम मिलेगा हमें उस चीज से। एंड नेक्स्ट, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव एंटिटी एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी ऐसी चीज है जो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस क्या करती है, डिफर करती है। जैसे अगर मैं अम्ब्रेला का एग्जांपल देता हूं तो हम लोग देख सकते हैं कि विंटर सीजन में उस चीज में कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी, वही अगर रेनी सीजन है तो यूटिलिटी मिल रही है। सो टाइम टू टाइम भी यूटिलिटी चेंज होती है, प्लेस टू प्लेस भी चेंज हो रही है, एंड पर्सन टू पर्सन भी यूटिलिटी चेंज होती है। और जब हम लोग यूटिलिटी की बात करते हैं तो याद रखेंगे यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। यूजफुलनेस अलग चीज है और यूटिलिटी अलग चीज है।
सो ध्यान रखना है, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अल्कोहल कंज्यूम कर रहा हूँ, सिगरेट कंज्यूम कर रहा हूँ, तो ये सब चीजों से शायद मुझे सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, बट क्या ये सारी चीजें मेरे लिए यूजफुल है? नहीं। सो यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। सो सबसे पहले तो हम लोग मीनिंग याद रखेंगे यूटिलिटी का। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। जब हम लोग इस एनालिसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल सेटिस्फेक्शन, कि कोई भी कमोडिटी, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करके मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला है उसको मैं क्या बोल रहा हूं? मार्जिनल यूटिलिटी। द एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी। और ये जो कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का, ये कॉन्सेप्ट किसने एक्सप्लेन किया है? तो अल्फ्रेड मार्शल ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं और हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। और नॉर्मली हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग रैशनल कंज्यूमर है, तो हम लोग किस चीज के बारे में सोचते हैं? हम लोग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कोई भी चीज अगर कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे जो हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। और यहां पे बोला गया है कि सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं। हम लोग एक और अप्रोच पढ़ेंगे, हम लोग इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, जहां पर बोला गया है सेटिस्फेक्शन को नंबर टर्म्स में मेजर करना पॉसिबल नहीं है। बट ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है जहां पे बोला गया है कि हम लोग सेटिस्फेक्शन को क्या कर रहे हैं? न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर कर रहे हैं। जब हम लोग आगे इस एनालिसिस में पढ़ेंगे अलग अलग चीजें, उससे पहले हमको कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, जिसमें सबसे फर्स्ट है टोटल यूटिलिटी। जब मैं टोटल यूटिलिटी की बात करता हूं तो टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है टोटल सेटिस्फेक्शन, कि जितने भी यूनिट्स है वो सभी यूनिट्स कंज्यूम करके हमें जो भी सेटिस्फेक्शन मिला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम ऐसा भी बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी। सभी मार्जिनल यूटिलिटी को जितना भी एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है फर्स्ट यूनिट से, सेकंड यूनिट से, थर्ड यूनिट से, उन सभी चीजों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो भी मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल यूटिलिटी। दूसरी चीज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब इट इज एन एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी। एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करके मुझे जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। सो दो चीजें याद रखेंगे, टोटल यूटिलिटी, और टोटल यूटिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? एडिशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी। जो भी मार्जिनल यूटिलिटी है उसको ऐड करते जाएंगे। एंड मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला TU ऑफ n माइनस TU ऑफ n माइनस 1। टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। या फिर हम लोग ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अवर ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला विल बी चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। टोटल यूटिलिटी में भी जो चेंज आ रहा है वो डिवाइडेड बाय क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है वो। सो हम लोग दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ एजम्पशंस है, मतलब अगर हम लोगों को मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ना है तो उसके एजम्पशंस दिए हुए। एजम्पशंस में जो सबसे फर्स्ट एजम्पशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? रैशनैलिटी। स्टार्टिंग से हर बार याद रखना, हर इंसान रैशनल है। और यहां पे कंज्यूमर की बात की है कि कंज्यूमर कौन है? रैशनल। कंज्यूमर अगर कोई भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो कंज्यूमर का फोकस किस चीज के ऊपर है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कि कोई भी कमोडिटी, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करके मुझे क्या मिलना चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। सेकंड एजम्पशन कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। मतलब अगर हम लोग यहां पे देखेंगे तो मैंने पहले ही बताया कि किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करके जो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो भी यूटिलिटी हम लोग डिराइव कर रहे हैं, उस यूटिलिटी को हम लोग नंबर टर्म्स में क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। अगर से फॉर एग्जांपल मैंने चॉकलेट कंज्यूम की है तो फर्स्ट यूनिट से इतना सेटिस्फेक्शन, सेकंड से 8 का सेटिस्फेक्शन, थर्ड से 6 का सेटिस्फेक्शन। मतलब हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं? यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। और कुछ इकोनॉमिस्ट ने जो यूनिट बताया है यूटिलिटी को मेजर करने के लिए वो बताया है यूटाइल्स। सो ये ऐसा यूनिट है जिसके थ्रू हम लोग यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। थर्ड एजम्पशन इज कंसिस्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जब हम लोग यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा एजम्पशन लिया गया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए मनी का मतलब क्या होता है? वर्थ ऑफ ए रूपी। सो बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल रिमेन कांस्टेंट। एंड लास्ट पॉइंट, द हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। हम लोग देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि अगर मुझे टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी है
तो टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? एडिशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी, यानी जो भी एडिशनल सेटिस्फेक्शन है, एडिशनल यूटिलिटी है, उन सभी चीजों को हम ऐड करते जाएंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, दैट इज टोटल यूटिलिटी। सो ये कुछ एजम्पशंस है, एजम्पशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। आई होप पहले तो यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए, ताकि हम लोग दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट हो सकें, जो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हम सभी को पता है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन। ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करता हूं तो यहां पे बताया गया है कि कोई भी कंज्यूमर अगर यूनिट्स कंटिन्यूस बेसिस पे कंज्यूम कर रहा है, तो जो भी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। फर्स्ट चॉकलेट कंज्यूम की 10 का सेटिस्फेक्शन था, सेकेंड चॉकलेट कंज्यूम की 8 का सेटिस्फेक्शन, थर्ड चॉकलेट से 6 का सेटिस्फेक्शन। मतलब जैसे जैसे मैं अपना कंजम्पशन इंक्रीज करते जा रहा हूं, वैसे वैसे मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 10, 8, 6, 4, 2 इस तरीके से। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वही बता रहा है कि कोई भी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो रहा है। इस बार हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो पहले वाले यूनिट से कम मिलेगा। क्यों? तो उसका बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि पार्टली हमारी जो वांट है वो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है। सो जो एडिशनल यूनिट हम कंज्यूम करेंगे उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो थोड़ा सा कम मिलेगा। सो नेक्स्ट, अब उसी के बेस पे एक यहां पे हमें शेड्यूल दिया हुआ है, हम लोग उस लॉ को यहां पे देख सकते हैं। यहां पे हम लोग चॉकलेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, चॉकलेट्स की यहां पे क्वांटिटी दी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से 11 नंबर तक दिया हुआ है, यूनिट्स दिए, क्वांटिटी दी है। सेकंड कॉलम में हमें दिया है टोटल यूटिलिटी एंड थर्ड कॉलम में दिया है मार्जिनल यूटिलिटी। जब मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला था वो 30 यूनिट्स का मिला। जब मैंने सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो सेटिस्फेक्शन मुझे 20 यूनिट्स का मिला। थर्ड यूनिट से सेटिस्फेक्शन 15, 10, 8, 6। हम लोग देख सकते हैं हर एडिशनल चॉकलेट कंज्यूम करने से मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। 30, 20, 15, 10 इस तरीके से। इवन हम लोग देख सकते हैं कि एक स्टेज पे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो चुकी है। जब मैंने 10th चॉकलेट कंज्यूम की तो मेरा जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन था वो क्या हो गया, 0। एडिशनल सेटिस्फेक्शन क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। और 11th यूनिट पे तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो चुकी है। यानी अब सेटिस्फेक्शन मिलना तो दूर की बात है, अब हमारा सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। और हम लोग हमारे जो फॉर्मूलाज हमने देखे थे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के, उन फॉर्मूलाज को भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा था टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला हमने देखा था एडिशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, 30, तो टोटल यूटिलिटी भी कितनी है, 30। सेकेंड यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली है, 20, तो टोटल यूटिलिटी 30 प्लस 20, मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट से 30 का सेटिस्फेक्शन था, सेकेंड यूनिट से 20 का, सो 30 प्लस 20, एडिशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट 30 प्लस 20 प्लस 15, 65, 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10, 75। मतलब जैसे जैसे मार्जिनल यूनिट्स को ऐड करते जाऊंगा हमें हमारी टोटल यूटिलिटी मिलते जाएगी। अब अगर मुझे मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट करना है तो मैंने पहले ही बताया, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। टोटल यूटिलिटी का जो डिफरेंस है, से फॉर एग्जांपल मुझे सेकेंड यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट करनी है, मुझे नहीं पता है कि आंसर 20 है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में चेंज हम लोग देख सकते हैं 30 से 20, 30 से 50, 30 से 50 पे आ रही है टोटल यूटिलिटी, मतलब चेंज कितना हुआ, 20 का, अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, 1 से 2 पे आ रहे हैं हम लोग, यानी 1 का चेंज आ रहा है, 20 अपॉन 1, 20। आंसर मिल गया हमें। अगेन ट्राई करते हैं, 50 से 65 चेंज कितना आ रहा है, 15 का, 2 से 3 चेंज कितना आ रहा है, 1 का, 15 अपॉन 1, 15। आंसर आ गया हमारा। सो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूलाज को भी देख सकते हैं। और जब हम लोग ये शेड्यूल देखते हैं तो इस शेड्यूल से हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पता चलता है। बेसिक पॉइंट्स मैं डिस्कस करता हूं और इसी चीज को हम लोग ग्राफ में भी कंसीडर करेंगे। सबसे पहली चीज याद रखेंगे दैट मार्जिनल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। सेकेंड थिंग, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। थर्ड,
जैसे जैसे हम लोग देख सकते हैं कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही थी, स्टार्टिंग स्टेज में हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, 30, 50, 65, 75 बढ़ रही थी। बट जैसे ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो चुकी है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो, टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम। अब एक क्वेश्चन आना चाहिए सभी को, सर दो जगह पे 98 दिया हुआ है, 9th यूनिट पे भी दिया हुआ है और 10th यूनिट पे भी दिया हुआ है, तो हम लोग 10th यूनिट ही क्यों कंसीडर करेंगे? बहुत सिंपल चीज है, जब मैंने 9th यूनिट कंज्यूम किया तो मेरा जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन था वो 2 था, तो मुझे लगा कि यार एक और यूनिट कंज्यूम करता हूं, क्या पता और एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल जाए, क्या पता 1 का ही सेटिस्फेक्शन मिल जाए। मैंने 10th यूनिट कंज्यूम किया और मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है 98, इससे ज्यादा का सेटिस्फेक्शन मुझे मिल सकता नहीं है। सो जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। एंड व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। जैसे ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव जा चुकी है, हम लोग देख सकते हैं हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, 98 से अब सीधा 94 पे आ चुकी है। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, और अब इसी चीज को, इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ के फॉर्म में भी देखेंगे। यहां पे हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को रखा हुआ है और वाई एक्सिस पे टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी को। सबसे पहले हमने देखा कि जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, जहां पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जीरो, वहां पे हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। जहां पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाना स्टार्ट करेगी, वहां पे हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग। When marginal utility becomes zero, total utility becomes maximum, and when marginal utility becomes negative, total utility starts decreasing. तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे हम लोग, कुछ बेसिक पॉइंट्स है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड। जब हम लोग ये लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। मतलब हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं चीजें कंज्यूम करूं तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे धीरे क्या होने लगे, कम होने लगे। जैसे कि यहां पे एग्जांपल दिया है मनी के केस में, म्यूजिक के केस में, हॉबीज के केस में। अगर मेरी हॉबी है ओल्ड कॉइन्स कलेक्ट करना, तो मैं कितने भी ओल्ड कॉइन्स कलेक्ट करूं, क्या मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा, नहीं। क्या मनी के केस में मनी मुझे ज्यादा मिल रहा है तो सेटिस्फेक्शन कम होगा, नहीं। सो ये बेसिकली एक्सेप्शंस है जहां पे हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, माइट बी पॉसिबल एक स्टेज के बाद वापस से हमारा सेटिस्फेक्शन कम हुई, स्टार्टिंग स्टेज में शायद सेटिस्फेक्शन कम ना हो, मैं जितना भी कंज्यूम करूं, हाँ, बट एक लेवल तो शायद ऐसा आएगा ही आएगा जहां पे उसके बाद हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। दूसरी चीज, जब हम लोग यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करता है। बट एक चीज याद रखेंगे, हम इस टॉपिक को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। जब हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो वो ऐसा पार्ट है जहां पे कंज्यूमर एक सिंगल गुड को कंज्यूम कर रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे वन कमोडिटी केस। क्या बोलेंगे, वन कमोडिटी केस और सिंगल कमोडिटी केस। ऐसा अज्यूम किया है कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, सिर्फ एक सिंगल कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है। और जब भी कोई कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करता है, से फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई भी एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूं, तो मुझे इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों क्या हो, इक्वल। When marginal utility is equal to price, the consumer will attain maximum satisfaction. That is the point of consumer equilibrium. So याद रखेंगे, वन कमोडिटी केस में जो हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो हमें कब मिलेगा, when my marginal utility is equal to the price. मैंने किसी चीज पे जितना खर्चा किया है उस चीज से उतने का सेटिस्फेक्शन भी मुझे मिलना चाहिए। सो सिंगल कमोडिटी केस के बाद अब हम जो देखने वाले हैं वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। नॉर्मली जब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग एन नंबर ऑफ कमोडिटीज को कंज्यूम करते हैं, 2, 5, 10, 15, कितनी भी कमोडिटीज को क्या कर सकते हैं हम लोग, कंज्यूम कर सकते हैं। बट यहां पे हम लोग इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में देखने वाले हैं कि हम लोग 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। और यहां पे हमें बोला गया है कि हमको हमारी मनी इनकम इस तरीके से स्पेंड करनी है कि हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो एक्स और वाई दोनों से क्या मिले, इक्वल। The consumer should spend his money income in such a way
that he gets equal satisfaction from both the commodities, that is commodity X as well as commodity Y. और इसीलिए हम लोग यहां पे जो फॉर्मूला देख सकते हैं इक्विलिब्रियम का, वो क्या है? सो mu ऑफ x अपॉन p ऑफ x, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x, इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y. मतलब यहां पे दोनों से ही हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, चाहे वो कमोडिटी एक्स हो या फिर कमोडिटी वाई हो. और उसको दूसरी लैंग्वेज में हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एम यू ऑफ एक्स अपॉन एम यू ऑफ वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ वाई. ये एक ही बात है, हम लोग फॉर्मूला किसी भी तरीके से लिख सकते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में. जब हम लोग ये लॉ पढ़ते हैं, जब हम लोग स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि जितना ज्यादा हम लोग कंज्यूम करते हैं, धीरे धीरे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होने लगता है? कम होने लगता है. बट उसके कुछ एजम्पशंस भी है कि हमारा सेटिस्फेक्शन जो है वो कम कब होगा. तो सबसे पहली चीज याद रखेंगे, उसके लिए कुछ एजम्पशन है, जिसमें सबसे फर्स्ट हमें दिया है होमोजीनियस यूनिट्स. होमोजीनियस यूनिट्स का मतलब है कि जितने भी यूनिट्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो सभी के सभी यूनिट्स एकदम सेम होने चाहिए. दैट मस्ट बी होमोजीनियस. शेप, साइज, कलर, डिजाइन सब कुछ सेम. एक एग्जांपल देता हूं, मैं चपाती कंज्यूम कर रहा हूं, तो एक चीज हम लोग याद रखेंगे, मैं जो फर्स्ट चपाती कंज्यूम कर रहा हूं और मैं जो सेकंड चपाती कंज्यूम कर रहा हूं, वो दोनों ही एकदम सेम होनी चाहिए, शेप, साइज, सभी चीजों में. अगर से फॉर एग्जांपल फर्स्ट चपाती और सेकंड चपाती में डिफरेंस है, सेकंड चपाती शायद साइज में बड़ी हो सकती है या फिर कुछ और उसमें टेस्ट में चेंज हो सकता है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कम होने की जगह क्या होने लगे? बढ़ने लगे. तो सबसे पहले याद रखेंगे कि अगर हम इस लॉ को अप्लाई करना चाहते हैं तो जो भी यूनिट्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो यूनिट्स कैसे होने चाहिए? होमोजीनियस होने चाहिए. नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन. हमारा जो कंजम्पशन है ना वो बहुत स्टैंडर्ड यूनिट्स का होना चाहिए. मतलब जैसे हम लोग अगर कोई भी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, द यूनिट मस्ट बी ऑफ स्टैंडर्ड साइज. से फॉर एग्जांपल अ थर्स्टी मैन, अगर से फॉर एग्जांपल किसी को प्यास लगी है, अगर कोई थर्स्टी है, तो वो यूनिट जो कंज्यूम कर रहा है वो कितना कंज्यूम करेगा? अ ग्लास ऑफ वाटर. अगर मैं टीस्पून में कंज्यूम कर रहा हूं तो क्या मेरा सेटिस्फेक्शन कभी भी कम होगा? नहीं. सो अ स्टैंडर्ड साइज इज अ ग्लास ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस कंजम्पशन. कंटिन्यूअस कंजम्पशन, अगर तुम लोग चाहते हो कि सेटिस्फेक्शन कम हो, इस लॉ को अप्लाई करें, तो कंटिन्यूअस बेसिस पे, मतलब बैक टू बैक कंज्यूम करना होगा. एक आइसक्रीम खाई, उसके बाद दूसरी आइसक्रीम, थर्ड आइसक्रीम, फोर्थ आइसक्रीम, इस तरीके से. अगर आज मैं एक आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा हूं और कल मैं दूसरी आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा हूं, तो क्या सेटिस्फेक्शन कम होगा? नहीं. सो द कंटिन्यूअस कंजम्पशन इज एन एसेंशियल कंडीशन. नेक्स्ट, द लॉ फेल्स इन द केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स. कुछ प्रेस्टिजियस गुड्स है और प्रेस्टिजियस गुड्स के केस में नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो हम लोग जितना ज्यादा कंज्यूम करते हैं उतना सेटिस्फेक्शन हमारा बढ़ते जाएगा. जैसे गोल्ड है, जो भी ज्वेलरी की बात करते हैं हम लोग, इन सब चीजों में सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता, इन सब चीजों में हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ने लगता है. फिर जैसे रिलेटेड गुड्स है, सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उसके एब्सेंस और प्रेजेंस की वजह से भी इफेक्ट आता है. जैसे टी, अगर मैं टी की बात करता हूं, अगर मैं टी कंज्यूम कर रहा हूं लेकिन टी के अंदर शुगर नहीं है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, टी एंड शुगर, लेकिन टी कंज्यूम करते टाइम उसके अंदर शुगर नहीं है, तो सेटिस्फेक्शन लेवल पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा. तो बेसिकली हमको याद रखना है कि हम लोग कोई भी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोग ध्यान रखेंगे जो भी रिलेटेड गुड्स है, दैट इज सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, उसके वजह से भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशन. हमने स्टार्टिंग में जो एजम्पशन देखा था वहां पर बोला गया था कि यहां पे हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, वर्थ ऑफ ए रूपी रिमेन्स कांस्टेंट. बट बहुत अनरियलिस्टिक है. रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग ऐसा नहीं मान सकते. बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स ने इस चीज को अपोज किया है कि कभी भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं रह सकती. सो ये बेसिक एजम्पशन है लॉ के. नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक पढ़ रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस. कंज्यूमर सरप्लस बहुत सिंपल, बहुत इजी टॉपिक है, जहां पे हमें बताया गया है कि कंज्यूमर कब ऐसी पोजीशन में होगा जहां पे उसे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, प्राइस कम पे कर रहा है और सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा है. और ये जो कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस का, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने. एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल के साथ मैं इस टॉपिक को आगे लेके जा रहा हूं. से फॉर एग्जाम्पल कोई शर्ट है और उस शर्ट का प्राइस है 800 रुपीज. शर्ट का प्राइस 800 था और मुझे सेटिस्फेक्शन 1000 का मिल रहा था, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, अच्छी बात है, कंज्यूम करेंगे कमोडिटी ऑब्वियसली. सेकंड,
800 का शर्ट है, 900 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, अगेन अच्छी बात है, चलेगा। 800 का शर्ट है और 800 का ही सेटिस्फेक्शन है, ये हमारा है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, बिकॉज द मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस बोथ आर सेम। अगर दोनों चीज सेम है तो इक्विलिब्रियम। शर्ट अगर 800 का है और सेटिस्फेक्शन 700 का मिला है, तो क्या अब हम लोग उस कमोडिटी को परचेस करेंगे? नहीं। कंज्यूमर धीरे धीरे उस कमोडिटी का कंजम्पशन क्या करने लगेगा? कम करने लगेगा। सो बेसिकली जो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा था 900 का या 1000 का, उस टाइम पे कंज्यूमर सरप्लस देख सकते हैं हम लोग। जब 800 और 800 है, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है, तो उस टाइम पे हम लोग जो पॉइंट देख रहे हैं वो पॉइंट क्या है? वो है इक्विलिब्रियम। उस चीज को हम लोग यहां पे भी देख सकते हैं, पहले यहां पे एक फॉर्मूला के फॉर्म में दिया है उस चीज को। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे इज माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। मैं तो शायद 1000 रुपए देने के लिए तैयार था, 900 रुपए देने के लिए तैयार था, लेकिन एक्चुअल में मैंने 800 रुपए दिए। तो जो डिफरेंस अमाउंट है 100 रुपए या 200 रुपए की, वो बेसिकली हमारे लिए क्या है? कंज्यूमर सरप्लस है। एक शेड्यूल के साथ, एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक यूनिट दी है, हम लोग चॉकलेट कंसीडर करते हैं। यहां पे हमें सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई है उस चीज की, प्राइस दिया हुआ है, और कंज्यूमर सरप्लस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब से फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का प्राइस कांस्टेंट यहां पे दिया हुआ है 20। चॉकलेट का जो प्राइस है वो कितना है? 20 रुपीज का प्राइस है, लेकिन मैं तो 30 रुपीज देने के लिए तैयार था, सेटिस्फेक्शन 30 का था। कंज्यूमर यहां पे सरप्लस में है, 30 माइनस 20 इज 10। नेक्स्ट, मैं 28 रुपीज देने के लिए तैयार था, प्राइस तो 20 है, अगेन कंज्यूमर सरप्लस 8। 26 माइनस 20 6, 24 माइनस 24 2। यहां तक हम लोग कंज्यूमर सरप्लस में हैं, मतलब मैं ज्यादा प्राइस देने के लिए भी रेडी था, बट उस कमोडिटी का प्राइस कम है। जब दोनों ही चीजें 20 हो जाएगी, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों सेम है, तो उस टाइम पे हमारा कौन सा पॉइंट आ जाएगा? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और उसके बाद से फॉर एग्जांपल प्राइस 20 है, लेकिन मैं तो सिर्फ 18 ही पे करने के लिए तैयार था, तो अब बेसिकली कमोडिटी का कंजम्पशन धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। उसी चीज को हम लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं। जो सबसे फर्स्ट हमारा जो डायग्राम है, यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि हमको सबसे पहले क्या दिया है? मार्जिनल यूटिलिटी। जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व दिया है वो क्या दिया है हमें? डाउनवर्ड स्लोपिंग देके रखा हुआ है। अब मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि यहां पे हमारी प्राइस लाइन भी इन्होंने क्या की है? फिक्स की हुई है। ये हमारा प्राइस है, प्राइस कांस्टेंट है 20 रुपीज। जब मेरा प्राइस कांस्टेंट था 20 रुपीज और मुझे उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, मतलब मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो इस प्राइस लाइन से ऊपर थी, मतलब डी से लेके आर तक का एरिया जो है, जो कंज्यूमर सरप्लस बोल सकते हैं, सेटिस्फेक्शन 10 8 6, जो एक्स्ट्रा एडिशनल सेटिस्फेक्शन था उसकी बात की है। ये कंज्यूमर सरप्लस है कि मेरा प्राइस 20 रुपीज था, जबकि मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल था कमोडिटी का वो कितना है? तो वो ज्यादा है, 30 है, 28 है, 26 है। वो पॉइंट आर हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, दोनों चीज इक्वल है। और अगर पॉइंट आर से नीचे जा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कम है और प्राइस ज्यादा है, मतलब कमोडिटी का कंजम्पशन क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। ये तो हमारा फर्स्ट डायग्राम है। सेकेंड डायग्राम में हम लोगों को बताया है कि किस तरीके से प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारे कंज्यूमर सरप्लस पे इफेक्ट आता है। मतलब अगर से फॉर एग्जांपल किसी चीज का प्राइस कम हो रहा है तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा, किसी चीज का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस कम होने लगेगा। यहां पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल पहले हमारा जो प्राइस था वो टी था, जो प्राइस है वो क्या डिसाइड किया हुआ है हमने? टी। तो कंज्यूमर सरप्लस हम लोग देख सकते हैं पॉइंट डी से लेके पॉइंट एस तक। लेकिन सपोज करो मार्केट में उस चीज का प्राइस कम हो गया है, टी से टी डैश पे आ गए, हम लोग नीचे शिफ्ट हो गए। जैसे ही हमारा प्राइस कम होगा वैसे ही हमारा कंज्यूमर सरप्लस का एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। पहले हम लोग पॉइंट डी से एस तक देख रहे थे, अब हम लोग एस डैश तक देखेंगे। सो प्राइस के कम होने की वजह से हमेशा कंज्यूमर सरप्लस का एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सो याद रखेंगे ये हमारा जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर सरप्लस। अब इस कंज्यूमर सरप्लस के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें दिए हुए हैं कि किस तरीके से हम लोग इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं, कंज्यूमर सरप्लस को कौन कौन इस चीज का यूज कर सकता है। फर्स्ट वन, it is very important to a business firm to reflect on the amount of consumer surplus enjoyed by different segment of their customer, because consumers who pursue large surplus are more likely to repeat their purchase.
बिजनेसमैन को पता होना चाहिए कंज्यूमर सरप्लस के बारे में, अलग अलग सेगमेंट्स जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनका कंज्यूमर सरप्लस कितना है वो सब पता होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो कंज्यूमर सरप्लस में चल रहे हैं वही कंज्यूमर दूसरी बार मेरी कमोडिटी क्या करेंगे, परचेस करेंगे। जो रिपीट ऑर्डर आएगा, जो रिपीटेडली परचेस करेंगे वो कौन होंगे, ऐसे कंज्यूमर्स जो कंज्यूमर सरप्लस में चल रहे हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प्स द मैनेजर इन बेटर डिसीजन मेकिंग अबाउट सेटिंग द प्राइस। मुझे अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिसाइड करना है तो सबसे पहली चीज मुझे कंज्यूमर सरप्लस की नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे बिजनेसमैन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करते हैं, बट अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करना है तो पहले इलास्टिसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि कहां पे डिमांड इलास्टिक है, कहां पे डिमांड इन इलास्टिक है। जहां भी कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है वहां पे हम लोग प्राइस अलग सेट कर पाएंगे। नेक्स्ट, large scale investment decision involves cost benefit analysis which takes into account the extent of consumer surplus। जब हम लोग लार्ज स्केल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, हमारी कितनी कॉस्ट इनकर होने वाली है, हमको कितना बेनिफिट मिलने होने वाला है। तो ये सब चीजें हम जब देखते हैं तो पहले कंज्यूमर सरप्लस देखो, ताकि तुम्हें पता चले कि किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में किस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं। Next is knowledge of consumer surplus is also important when the firm is considering raising its price। अगर किसी भी फर्म को उनका प्राइस बढ़ाना है तो सबसे पहले उन्हें यह देखना होगा कि कंज्यूमर सरप्लस कितना है। अगर कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है तो मैं ठीक है फिर भी प्राइस इंक्रीज कर सकता हूं, बट अगर कंज्यूमर सरप्लस का एरिया कम है, कंज्यूमर को इतना ज्यादा सरप्लस नहीं मिल रहा, तो फिर प्राइस को बढ़ाना थोड़ा सा रिस्की है, फिर हम लोग प्राइस को शायद इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। Next one, consumer surplus usually acts as a guide to the finance minister when they decide on the products on which taxes have to be imposed। जब फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करता है कि किस तरीके से हम लोग टैक्स इंपोज करने वाले हैं, इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द कमोडिटीज, तो फाइनेंस मिनिस्टर सबसे पहले क्या देखेंगे, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस देखने के बाद अकॉर्डिंगली वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें टैक्स ज्यादा चार्ज करना है या फिर टैक्स कम चार्ज करना है। सो ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थे। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ हम लोगों को कुछ लिमिटेशंस भी दिए हुए इस लॉ के, जिसमें सबसे फर्स्ट बोला है कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली कंज्यूमर सरप्लस को फाइंड आउट करना प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इतनी आसानी से हम लोग कभी भी कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इन केस ऑफ नेसेसरी द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द अर्लियर यूनिट्स आर इनफाइनाइटली लार्ज। जो नेसेसरी गुड्स है, नेसेसरीज के केस में तो ऑब्वियस बात है स्टार्टिंग स्टेज में अगर हम लोग देखेंगे ना तो जो हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो ज्यादा ही होगा और काफी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो नेसेसरी गुड्स है। नेक्स्ट, कंज्यूमर सरप्लस डिराइव्ड फ्रॉम द कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट की अवेलेबिलिटी देख के हम लोग डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से कंज्यूमर सरप्लस डिसाइड होगा। मतलब सब्स्टिट्यूट की वजह से, जैसे टी है तो टी के लिए सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफी, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से हमारे कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट, देयर इज नो सिंपल रूल फॉर डिराइविंग द यूटिलिटी स्केल ऑफ आर्टिकल्स। जो भी आर्टिकल्स ऐसे हैं जो प्रेस्टीज वैल्यू है, डायमंड्स है, तो उसके लिए कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि किस तरीके से हम लोग उसकी यूटिलिटी ये सबको डिसाइड करें, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, मार्शल अज्यूम दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमने पहले भी देखा था कि ये जो एजम्पशन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, प्रैक्टिकली ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट हो। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूस बेसिस पे क्या होती है, चेंज होती है। नेक्स्ट, मेनी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट दिस कैन नॉट बी डन। सबसे मेन चीज, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट तो ये मानते हैं कि यूटिलिटी को ही मेजर नहीं कर सकते। अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे थे। कार्डिनल अप्रोच में हमने पूरे अप्रोच में यहां तक क्या देखा है कि यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं हम लोग, सेटिस्फेक्शन को मेजर कर रहे हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में। बट बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने, एक एग्जांपल देता हूं, प्रोफेसर हिक्स एंड एलन, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनल अप्रोच, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली उस चीज को अपोज किया है कि यूटिलिटी को कभी भी मेजर करना पॉसिबल नहीं है। हम लोग यूटिलिटी को सिर्फ रैंकिंग दे सकते हैं कि किसी कमोडिटी से मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला या फिर कम मिला, लेकिन उस चीज को न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर करना नॉट पॉसिबल। सो ये हम लोग यहां तक ध्यान रखेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, दैट इज कार्डिनल अप्रोच, जो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने एक्सप्लेन किया था, जहां पे हम लोग यूटिलिटी को बेसिकली क्या कर रहे थे, मेजर कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। सो याद रखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है, जिसको हम लोग कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं।
और अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच भी बोल सकते हैं। और ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच किसने दिया है, प्रोफेसर हिक्स एंड एलन। प्रोफेसर हिक्स एंड एलन ने ये अप्रोच के बारे में बताया है और उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि हम लोग कभी भी यूटिलिटी को, मतलब सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकते। हम लोग सेटिस्फेक्शन को सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, रैंकिंग दे सकते हैं। फर्स्ट रोटी से, फर्स्ट चपाती से मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, सेकंड चपाती से मुझे कम सेटिस्फेक्शन मिला। रैंकिंग देना पॉसिबल है, बट न्यूमेरिकल टर्म्स में उसको कैलकुलेट करना नॉट पॉसिबल। जब हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसके कुछ पहले बेसिक बेसिक एजम्पशंस है, जिसमें सबसे फर्स्ट बोला है द कंज्यूमर इज रैशनल। ये चीज कॉमन है, हर जगह पर होगी। कंज्यूमर हमेशा क्या होता है, रैशनल। कंज्यूमर ऑलवेज थिंक्स अबाउट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। किस तरीके से मैं कमोडिटी कंज्यूम करूंगा ताकि मुझे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। नेक्स्ट इज द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अज्यूम्स दैट द यूटिलिटी इज ओनली ऑर्डिनली एक्सप्रेसिबल। मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यूटिलिटी को सिर्फ रैंकिंग दे सकते हैं, कभी भी न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स चॉइस आर अज्यूम टू बी ट्रांजिटिव। अब कंज्यूमर की जो चॉइस है वो बेसिकली ट्रांजिटिव है। ऑब्वियस बात है, कोई भी कंज्यूमर ऐसा बंडल सिलेक्ट करेगा जिस बंडल में उस कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। नेक्स्ट, इफ कॉम्बिनेशन ए हैज मोर कमोडिटीज देन बी, देन ए मस्ट बी प्रिफर्ड। ऑब्वियस बात है, अगर हम लोगों को दो अलग अलग बंडल ऑफर किए, फर्स्ट बंडल में, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हमें बोला है कि ज्यादा कमोडिटीज मिलने वाली है, और सेकंड बंडल में, सेकंड कॉम्बिनेशन में हमें बोला है कि कम कमोडिटीज। कोई भी कंज्यूमर, मैंने क्या बोला, रैशनल है, और रैशनल कंज्यूमर हमेशा किस चीज के बारे में सोचेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। वो कौन सा बंडल सिलेक्ट करेगा, जिसमें ज्यादा कमोडिटीज हो। सो ये बेसिक बेसिक एजम्पशंस है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के। अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के साथ अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व। और जब मैं इंडिफरेंस कर्व की बात करता हूं तो इंडिफरेंस कर्व का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। मतलब यहां पे हमें कॉम्बिनेशन दिया गया है कि किस तरीके से हम लोग दो अलग अलग कमोडिटीज को कंज्यूम करने वाले हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं फूड एंड क्लोथिंग। मुझे अगर किसी भी एक चीज का कंजम्पशन बढ़ाना है, से फॉर एग्जाम्पल मुझे फूड का कंजम्पशन बढ़ाना है, तो मुझे क्लोथिंग का कंजम्पशन क्या करना होगा, कम करना होगा, बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बहुत सिंपल चीज है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और उसी वजह से आप लोग अगर किसी भी एक चीज का कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हो तो डेफिनेटली दूसरी चीज का कंजम्पशन कंपल्सरीली क्या करना होगा, हमें रिड्यूस करना होगा। सो इंडिफरेंस कर्व हमें बता रहा है, कॉम्बिनेशन बता रहा है कि किस तरीके से किसी भी एक चीज के कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए दूसरे चीज के कंजम्पशन को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। और यहां पे हम लोग देख सकते हैं इंडिफरेंस कर्व का दूसरा नाम दिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसो यूटिलिटी और इक्वल यूटिलिटी कर्व। ये याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के एजम्पशंस और उसका मीनिंग, इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग, यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अब इंडिफरेंस कर्व के हमारे जो टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखने वाले हैं। मैंने कहा कि दो अलग अलग कमोडिटी है, कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई। अगर किसी भी एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाना है तो दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन हम लोग कम करेंगे। अब उस चीज को सबसे पहले तो हम लोग शेड्यूल के फॉर्म में देखेंगे, मतलब बेसिकली इंडिफरेंस शेड्यूल भी बोल सकते हैं हम लोग उसको, कि किस तरीके से कंजम्पशन हम लोग बढ़ाने वाले हैं और कंजम्पशन को हम लोग कम करने वाले हैं। सो अलग अलग कॉम्बिनेशंस कंसीडर करते हैं। कॉम्बिनेशन ए, बी, सी एंड डी, ये चार अलग अलग कॉम्बिनेशन है। और जो हमारी कमोडिटी है वो है कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। एंड लास्ट जो हमारा कॉलम बनेगा वो बनेगा MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब जब मैं कमोडिटी एक्स की बात करता हूं तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4। जब कमोडिटी वाई की बात करेंगे हम लोग तो यहां पे 12, 6, 4 एंड 3। हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमको कमोडिटी एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज करना है तो उसके लिए कमोडिटी वाई का कंजम्पशन क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। यानी अगर मैं एक्स को गेन करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे डेफिनेटली जो हमारी दूसरी कमोडिटी वाई, उस चीज को मैं डेफिनेटली क्या करने वाला हूं, सैक्रिफाइस करने वाला हूं। और दूसरी चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहां पे कंज्यूमर कोई भी बंडल ऑप्ट करता है, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑप्ट करता है, कॉम्बिनेशन ए, बी, सी और डी, एनी कॉम्बिनेशन, the satisfaction will remain same. That is, every combination offers equal satisfaction. So basically here, the consumer is indifferent
एज टू विच कॉम्बिनेशन टू बी सिलेक्टेड। कोई भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी से इक्वल सेटिस्फेक्शन हम लोगों को मिल रहा है। अब हमने एक्स देखा, वाई देखा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग फूड और क्लोथिंग भी लिख सकते हैं। अब ये लास्ट कॉलम जो है हमारा एमआरएस, ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस डन इन ऑर्डर टू गेन अनदर कमोडिटी। यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि हमने y को क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। y को हम लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 6 यूनिट से, इन ऑर्डर टू गेन 1 यूनिट ऑफ x। सो 6/1 6। यहां पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस अपॉन गेन। 6 से 4 पे आ गए, हम लोग कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 2 यूनिट्स का। गेन कितना कर रहे हैं, 1 यूनिट। सो 2/1 2। नेक्स्ट सैक्रिफाइस कितना कर रहे हैं, 4 से 3, और गेन कितना कर रहे हैं, 3 से 4, यानी 1 यूनिट का। सो हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये क्या है, सैक्रिफाइस। कि एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए हम दूसरी कमोडिटी को कितना क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। दूसरी चीज, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्लाइनिंग इन नेचर। हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा एमआरएस है वो कंटिन्यूस बेसिस पे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। सबसे पहला रीजन, अगर हम लोग रियल लाइफ में देखें तो कभी भी दो गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते, उस वजह से एमआरएस हमारा कम हो रहा है। दूसरी चीज कि अगर यहां पे हम लोग देखें तो कमोडिटी एक्स का कंजम्पशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और हमने पहले पढ़ा है किसी भी चीज का कंजम्पशन बढ़ता है ना, तो इससे जो मार्जिनल यूटिलिटी हम डिराइव कर रहे हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और यहां पे हमारा कंजम्पशन कम हो रहा है वाई के लिए, और कंजम्पशन अगर कम होगा तो यहां पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। सो जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं, अब हम लोग पहले जितना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज कमोडिटी वाई इज ऑफरिंग मी ग्रेटर मार्जिनल यूटिलिटी एज कंपेयर टू कमोडिटी एक्स। सो उस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो हमेशा क्या होता है, डिक्लाइनिंग इन नेचर। ये हमने जो देखा है, ये हमने देखा है इंडिफरेंस शेड्यूल। और जब भी हम शेड्यूल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा इंडिफरेंस कर्व। सो बेसिकली ये हम लोग जो बना रहे हैं, ये कर्व बना रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हम लोग लिख सकते हैं गुड एक्स, एंड वाई एक्सिस पे हम लोग लिख सकते हैं गुड वाई, दैट इज फूड एंड क्लोथिंग। जब इन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे ग्राफ पे प्लेस करेंगे और हमारा जब कर्व बनेगा तो कुछ इस तरीके से कर्व बनेगा, और इस कर्व को हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। क्या बोलेंगे हम इस चीज को, इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। तो यहां तक हम लोगों को याद होना चाहिए। सबसे पहले हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस देखा है, दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व का मतलब देखा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब देखा है, और इस शेड्यूल को ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट किया जाता है। अब एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। अगर ये एक है तो इससे मैं क्या कह रहा हूं, इंडिफरेंस कर्व। अगर एक से ज्यादा है, से फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक और इंडिफरेंस कर्व बना रहा हूं, यहां पे एक और इंडिफरेंस कर्व बना रहा हूं मैं, दिस इज IC1, IC2 एंड IC3, इंडिफरेंस कर्व 1, 2 एंड 3। ये क्या है, सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, एंड सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। एक से ज्यादा अगर इंडिफरेंस कर्व है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस मैप बोलेंगे। सो यहां तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। हमको इंडिफरेंस कर्व के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले तो क्लियर होने चाहिए। सो अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। जब हम लोग इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और राइट में जा रहा है। और उसका सबसे बेसिक रीजन है कि हम लोग जब भी किसी एक चीज का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं तो हम दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। सो उस वजह से यहां पे जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड टू द राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जब हम लोग इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो उसका जो शेप होता है वो कॉन्वेक्स है। और वो कॉन्वेक्स क्यों है, तो उसका सिंपल रीजन है, बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमारा जो एमआरएस डिक्लाइन हो रहा है उस वजह से उसका शेप क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स आ जाएगा। बट कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस भी है। फर्स्ट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट।
जब हम लोग परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं, अगर दो कमोडिटीज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो उस केस में हमारा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स नहीं होगा। सो देखते हैं हम लोग सबसे पहले परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, गुड x and good y both are considered as perfect substitutes, and in case of perfect substitute here it will be a straight line। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। उसका रीजन है कंज्यूमर इंडिफरेंट है, कोई भी कमोडिटी परचेस करे, कमोडिटी एक्स कमोडिटी वाई, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। सो उस केस में यहाँ पे हम लोग सैक्रिफाइस क्या करेंगे, मैं एक्स को कंज्यूम करने के लिए वाई को सैक्रिफाइस करूं या वाई के लिए एक्स को, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। सो यहाँ पे हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो स्ट्रेट लाइन होगी। दूसरी जो एक्सट्रीम सिचुएशन है वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग साथ में यूज करते हैं। एग्जाम्पल, अ पेयर ऑफ शूज। अब जो शूज है वो तो ऑब्वियसली पेयर में ही हम लोग कंज्यूम करने वाले हैं, पहनने वाले हैं। तो उस केस में हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कुछ इस तरीके से होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग जो कमोडिटी को यूज करेंगे वो इक्वल प्रपोर्शन में यूज करेंगे। अगर कमोडिटी ए में अगर कोई चेंज आ रहा है तो इक्वल प्रोपोर्शनेटली चेंज किस में आएगा, कमोडिटी बी के कंजम्पशन में। क्योंकि अगर मैं एक और शूज परचेस कर रहा हूं तो वो पेयर में ही परचेस करूंगा। सो राइट लेग का एक शूज परचेस करो तो ऑब्वियस बात है उसके साथ दूसरा जो शूज है वो भी परचेस करना ही होगा, वरना वो चीज हमारे लिए क्या है, यूजलेस। सो यहाँ पे हम जो कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे हैं वो इक्वल प्रपोर्शन में कंज्यूम कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे इंडिफरेंस कर्व का जो शेप है वो कैसा आ चुका है, इस तरीके से इक्वल प्रपोर्शन के लिए है। सो याद रखेंगे नॉर्मली कॉन्वेक्स होता है, बट एक्सट्रीम सिचुएशंस में, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में एंड कॉम्प्लीमेंट्री के केस में इस तरीके से हो सकता है। ये हमारी दो प्रॉपर्टीज हमने देखी। सबसे पहले देखा हमने इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड सेकंड वाज इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब थर्ड प्रॉपर्टी इज हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो जितना हाई लेवल पे शिफ्ट होते जाएगा उतना ही हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। देखते हैं डायग्राम में हम लोग, यहां पे हम लोग अगेन रखेंगे गुड एक्स और यहां पे हम लोग रखेंगे गुड वाई। अलग अलग इंडिफरेंस कर्व है, IC1, IC2 एंड IC3। हम लोग देख सकते हैं कि यहां पे अलग अलग इंडिफरेंस कर्व है, IC1, IC2 एंड IC3। जितना ज्यादा हम लोग इंडिफरेंस कर्व में ऊपर शिफ्ट होते जाएंगे उतना ही हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ते जाएगा। सर वो कैसे पॉसिबल है? एक सिंपल एग्जांपल है। से फॉर एग्जांपल पहले हम लोग IC1 पे ऑपरेट कर रहे थे और ये हमारा कंजम्पशन लेवल था, इतनी कमोडिटी एक्स कंज्यूम कर रहा था और इतनी कमोडिटी वाई। से फॉर एग्जांपल अब मैं इंडिफरेंस कर्व 2 पे शिफ्ट होना चाहता हूं, इंडिफरेंस कर्व 2 पे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं वाई का कंजम्पशन अभी भी उतना का उतना ही है, बट एक्स का कंजम्पशन क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। मतलब ये जो बंडल है ये हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन ऑफर कर रहा है। कमोडिटी वाई तो उतनी ही है, बट कमोडिटी एक्स का कंजम्पशन क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। सो हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। IC1 एंड IC2 ये दो इंडिफरेंस कर्व है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। नॉर्मली जब भी किसी इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं हम लोग, तो इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट है, इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट है वो सभी पॉइंट क्या कर रहे हैं, हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑफर कर रहे हैं। सभी पॉइंट्स क्या करते हैं, इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑफर करते हैं। हाँ, अलग इंडिफरेंस कर्व है तो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, अलग। यहां पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट A, नेक्स्ट पॉइंट B एंड नेक्स्ट वन इज पॉइंट C। अब एक एक करके बात करते हैं। इंडिफरेंस कर्व 1 की बात करते हैं। इंडिफरेंस कर्व 1 पे दो अलग अलग पॉइंट है, पॉइंट A एंड इज पॉइंट C। मैंने बताया कि अगर एक ही इंडिफरेंस कर्व पे दो पॉइंट है तो दोनों ही पॉइंट से क्या मिलेगा, हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सो हम लोग बोल सकते हैं A इज इक्वल टू C because both the points are offering equal satisfaction to the consumer। अगर मुझे A से 10 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मुझे C से भी कितना मिल रहा है, 10 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है।
नेक्स्ट, इन डिफरेंस कर्व 2 पे 2 पॉइंट्स है, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, और अगर 2 पॉइंट है एक ही इन डिफरेंस कर्व पे बी एंड सी, तो दोनों से सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा होगा, सेम होगा। और हमने देखा सी से कितना हमारे सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, 10 का, तो ऑब्वियस बात है बी का भी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो गया, 10। और अगर हम लोग ऐसा लिख रहे हैं तो हम लोग इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, यानी 10 10। बट ये चीज गलत है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये चीज। क्यों? क्या ये दोनों चीजें इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑफर कर रही है? नहीं, दोनों अलग अलग कर्व पे है। पॉइंट ए IC1 पे है, पॉइंट बी IC2 पे है, और अगर दोनों ही पॉइंट अलग इंडिफरेंस कर्व पे है तो सेटिस्फेक्शन भी क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। सो उस वजह से इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, अब इंडिफरेंस कर्व की लास्ट प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब हम लोग इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो वो जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को टच नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है उसका मतलब क्या हो चुका है कि कमोडिटीज का कंजम्पशन क्या है, 0, जो चीज पॉसिबल नहीं है। हमें तो दोनों ही चीज कंज्यूम करनी है, कमोडिटी एक्स एज वेल एज कमोडिटी वाई। सो याद रखेंगे, हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ी है। इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व offers higher level of satisfaction. Two indifference curve cannot intersect each other, and the last one, indifference curve cannot touch x axis or y axis. ये indifference curve का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बजट लाइन। जब हम लोग बजट लाइन की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, मतलब इनकम, सिंपल लैंग्वेज में इनकम याद रखेंगे। हम लोग इंडिफरेंस कर्व के टाइम पे हम लोग ध्यान रख रहे थे कि एक्स का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो वाई का कंजम्पशन कम करेंगे, लेकिन हमने एक चीज तो कंसीडर ही नहीं की। क्या हमने इनकम को देखा कि हमारी इनकम कितनी है? नहीं। सबसे मेन चीज तो वही होती है कि हमको हमारी इनकम कंसीडर करनी है। से फॉर एग्जाम्पल अगर 200 रुपीज है मेरे पास, ये मेरी इनकम है, तो मुझे पता है कि मैक्सिमम मैं कितना स्पेंड कर सकता हूँ, 200 ही स्पेंड कर सकता हूँ, इससे ज्यादा स्पेंड करना पॉसिबल नहीं है। मतलब कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई, मैं जो भी परचेस करूंगा वो ये 200 रुपए के अंदर अंदर परचेस करूंगा। पहला ऑप्शन कि सिर्फ कमोडिटी एक्स के ऊपर पूरा खर्चा कर दूं, कमोडिटी वाई पर कुछ भी नहीं। दूसरा ऑप्शन, कमोडिटी वाई पे पूरा खर्चा कर दूं, कमोडिटी एक्स पे कुछ भी नहीं। तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है कि दोनों चीज पे खर्चा करें, कैसे भी कर सकते हैं। इधर 50 रुपए है, इधर 150 रुपए, या फिर इधर 100 है, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे 140 है। कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है हमारे लिए। सो यहाँ पे बजट लाइन में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा इनकम कांस्टेंट है और उस इनकम के अंदर रहकर ही हमें क्या करना है, एक्सपेंस इनकर करना है। इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पॉसिबल नहीं है। जितना पैसा है उतना ही खर्चा करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। और याद रखेंगे, जितना पैसा दिया है, जितनी इनकम है, वो पूरी इनकम स्पेंड करेंगे, बिकॉज द कंज्यूमर वांट्स टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और अगर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए तो कंज्यूमर कंपल्सरीली पूरी की पूरी इनकम क्या करेगा, स्पेंड करेगा। सो इतना हम लोग ध्यान रखेंगे। और जब हम लोग बजट लाइन की बात करते हैं, बजट लाइन बहुत सिंपल है। जब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, बजट लाइन की बात कर रहे हैं, सिंपल है। अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई, और जो हमारी बजट लाइन होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। बजट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन टचिंग द एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। क्योंकि यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि वाई का कंजम्पशन भी 0 हो सकता है, एक्स का कंजम्पशन भी 0 हो सकता है, जिस वजह से ये दोनों ही लाइंस क्या कर रही है, एक्सिस को टच कर रही है। सो यहां तक सबसे पहले हम लोगों को बजट लाइन का इंट्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए कि बजट का मतलब क्या है, इनकम कांस्टेंट, किस तरीके से हम लोग स्पेंड करने वाले हैं और किस तरीके से वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को क्या करता है, टच करता है। सो बजट लाइन हमने देखा। अब बजट लाइन में हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो हमारा बजट है, मैंने बताया इनकम कांस्टेंट है, हम लोग किस तरीके से कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई पे एक्सपेंस इनकर करने वाले हैं। बजट के लिए हम लोग एक छोटी सी चीज याद रखेंगे, बजट को एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, P1x1 प्लस P2x2। P1x1 प्लस P2x2, इसका मतलब है प्राइस ऑफ कमोडिटी 1 इंटू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी 1 प्लस प्राइस ऑफ कमोडिटी 2 इंटू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी 2।
मतलब मैंने जो फर्स्ट कमोडिटी के ऊपर एक्सपेंस इनकर किया है और जो सेकंड कमोडिटी के ऊपर एक्सपेंस इनकर किया है उसको ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, बजट आ जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, कमोडिटी का प्राइस था 5 रुपीज और उसकी क्वांटिटी थी 10। ये फर्स्ट कमोडिटी के ऊपर हमने एक्सपेंस इनकर किया है। नेक्स्ट इज कमोडिटी का प्राइस है से फॉर एग्जांपल 15 रुपीज और क्वांटिटी है 10। यहां पे 50 प्लस 150, हमारा बजट कितना था, 200 का था। सो ये इस तरीके से ये हमारी बजट की क्या है, इक्वेशन है। नॉर्मल फॉर्मूला गिन सकते हैं हम लोग इस चीज को। अब हमने देखा इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, और हमने कुछ देर पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा था। हमने देखा था 1 कमोडिटी केस एंड 2 कमोडिटी केस, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। बट वो जो था 1 कमोडिटी केस 2 कमोडिटी केस, वो किसने एक्सप्लेन किया था, वो प्रोफेसर मार्शल ने एक्सप्लेन किया था। बेसिकली उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को यूज किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। यहां पे हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों की ही मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करेंगे। सो देखते हैं किस तरीके से हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अगेन गुड एक्स एंड गुड वाई। जो हमारी बजट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, और जो इंडिफरेंस कर्व है IC1, IC2 एंड लास्ट वन IC3। ये हमने इंडिफरेंस कर्व बना दिया अलग अलग, जिसको हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इंडिफरेंस मैप, और ये हमने हमारी बजट लाइन बना दी। इस पे मैं कुछ अलग अलग पॉइंट्स प्लेस कर रहा हूं, हम लोग अलग अलग सिचुएशंस देखेंगे। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड लास्ट वन पॉइंट ई। अब ये अलग अलग पॉइंट्स है, ए बी सी डी एंड ई, 5 अलग अलग पॉइंट्स हैं। यहां पे हमें ढूंढना है इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉइंट ई देखते हैं, यहीं पे इक्विलिब्रियम है। पहले लॉजिक पता होना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि ई लिखा है तो इक्विलिब्रियम ही होगा। यहां पे हम लोग एक एक करके पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए। पॉइंट ए पे क्या इक्विलिब्रियम हो सकता है? नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज वो हमारे बजट के भी बाहर है। हमने पहले ही देखा था कि हमारी इनकम जितनी है उतना ही एक्सपेंडिचर इनकर कर सकते हैं, इनकम से ज्यादा खर्चा करना पॉसिबल नहीं है। सो पॉइंट ए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो हमारे बजट लाइन के बाहर है, नॉन अटेनेबल पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी पे भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। उसका सबसे सिंपल रीजन है कि यहां पे हमने पूरी इनकम स्पेंड नहीं की है। मैंने अभी अभी बताया था कि जब बजट में हम लोगों को 200 रुपए मिले हैं तो ये पूरे 200 रुपए खर्च करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ अटेनिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए तो पूरी की पूरी इनकम स्पेंड करनी है, यहां पर नहीं की है तो ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। सो पॉइंट ए भी कैंसल, पॉइंट बी भी कैंसल। अब बचा पॉइंट सी, डी एंड ई। इक्विलिब्रियम के लिए ना नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कोई भी दो पॉइंट, दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे क्या आता है? इक्विलिब्रियम। सर यहाँ पे तो पॉइंट सी पे भी इंटरसेक्शन है, पॉइंट डी पे भी इंटरसेक्शन है, पॉइंट ई पे भी इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन किसका होना चाहिए? तो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का, तो वो भी है यहाँ पे तीनों पॉइंट पे। तो यहाँ पे बजट में और इंडिफरेंस कर्व में इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट कंसीडर करेंगे हम लोग, सी, डी या ई? तो हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो होगा पॉइंट ई पर। उसका सिंपल रीजन मैं बताता हूं। हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज देखी है। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी देखी थी, हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व ऑफर्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितने ज्यादा हम लोग ऊपर जाएंगे इंडिफरेंस कर्व में, उतना हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। यहां पे हम लोग देख सकते हैं पॉइंट सी एंड पॉइंट डी कौन से IC कर्व पे है? IC1। एंड पॉइंट ई कहां पे है? तो IC2 पे है। ऑब्वियस बात है, सेटिस्फेक्शन कहां ज्यादा मिलेगा, 1 पे या 2 पे? तो 2 पे, पॉइंट ई पे। सो ई इज अवर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए नॉर्मली जो कंडीशंस मानी जाती है वो सिंपल है। फर्स्ट वन, इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो वो तो हमेशा कॉन्वेक्स ही है। दूसरी चीज, इंडिफरेंस कर्व शुड इंटरसेक्ट द बजट लाइन, यानी हमारे जो बजट लाइन है और जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट होने चाहिए, जहां पे हमारा क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ये सभी को क्लियर होना चाहिए। यहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम।
यहाँ पे हमारा जो यूनिट है वो यूनिट कंप्लीट होता है। आई होप सभी को ये चैप्टर, ये यूनिट क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो लोग मुझे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।